Hello, good morning, students of 9th Standard English Medium. Once again, I welcome you all in my class of Social Science. और जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि किस तरह से यूरोपियन कम्युनिटीज और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग यानी कि व्यापार चल रहा था, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी बहुत ही भारी डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में थी। ओके, सारा व्यापार लैंड रूट के जो जरिए है उसके जरिए होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज यू नो हमारा जो लैंड रूट का जो मेन ट्रेडिंग सेंटर है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको 1453 में टर्किश मुस्लिम्स ने जीत लिया। उसके बाद वो जो सेंटर है वो बंद कर दिया यूरोपियंस के लिए इंडिया में आने के लिए, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई इट बिकेम नेसेसरी फॉर द यूरोपियन कम्युनिटी टू फाइंड आउट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। एंड इवेंचुअली काफी सारी कोशिशों के बाद 1498 में इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट जो है वो ढूंढा गया वास्को द गामा के द्वारा। तो ये सारा जो डिटेल है हम ऑलरेडी उसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी यूरोपियन कम्युनिटीज किस वक्त इंडिया में आई और किस हद तक उनको सफलता मिली और इंडियन किंग्स के साथ उनको किस तरह से क्लैशेस हुए, ठीक है, कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुए और इवेंचुअली अंत में ब्रिटिश कम्युनिटी किस तरह से इंडिया में अपना रूल, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं लेकिन यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश करने में सफल रही। तो ये सारी बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हो चैप्टर का नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, एंड आज हमें पढ़ना है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। दिस इज द सब टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ओके, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब इसका मतलब साफ है कि कौन कौन सी यूरोपियन कम्युनिटीज इंडिया में आई थी। तो यू मस्ट रिमेंबर कि इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आने वाली जो कम्युनिटीज है उसमें पोर्चुगीज कम्युनिटी वाज द फर्स्ट कम्युनिटी टू अराइव इन इंडिया। वंस अगेन आपको याद रखना है कि पोर्चुगीज कम्युनिटी वाज द फर्स्ट यूरोपियन कम्युनिटी टू अराइव इन इंडिया। Okay, as you can see, the Portuguese और उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स जहां पे एस्टैब्लिश किए थे उन सेंटर्स के नाम भी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। दीव, दमन, गोवा, कोची एंड मलाक्का। ओके, once again these names are दीव, दमन, गोवा, कोची और मलाक्का, राइट। तो पोर्चुगीज कम्युनिटी इंडिया में सबसे पहले आई थी और आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग पे ही ध्यान दिया था, इसलिए इंडिया में यानी ये लोग व्यापारी थे तो इंडिया में आने के बाद उनको ट्रेडिंग व्यापार करने में काफी हद तक सफलता मिली। ओके, दे वर इमेंसली सक्सेसफुल इन डूइंग द ट्रेडिंग इन इंडिया इन दीज सेंटर्स पर्टिकुलरली, राइट। और ये उनकी सफलता को देखकर उनकी सफलता को देखकर दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो भी आई थी। सेकेंड नंबर द डच एंड द डेनिश। ये दोनों कम्युनिटी लगभग हम कह सकते हैं कि उनका आने का समय जो है इंडिया में लगभग सेम था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। ओके, लेकिन दोनों के नाम मैंने साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेस उनको इतना ज्यादा नहीं मिला था। एंड अनदर रीजन इज दे स्टेड इन इंडिया, दे लाइक अप टू समवॉट एक्सटेंट दे बिकेम सक्सेसफुल, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इंडिया में रहे थे और इतने ज्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स मिलते नहीं थे। वी शुड रिमेंबर ओवर हियर दैट डच कम्युनिटी जो थी वो हॉलैंड से थी। हॉलैंड कंट्री का नाम है और उसी कंट्री का दूसरा नाम भी है नेदरलैंड्स। So you should remember this। और डेनिश कम्युनिटी जो है वो डेनमार्क जो कि यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है वहां से। ओके, तीसरे नंबर पे आती है द ब्रिटिश कम्युनिटी।
इंडिया में आने वाली सारी यूरोपियन कम्युनिटीज में सबसे सक्सेसफुल अगर कोई कम्युनिटी थी तो ब्रिटिश कम्युनिटी थी। उनको द इंग्लिश कम्युनिटी भी हम कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली इंग्लैंड से थे, ठीक है। और हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि इनिशियली दे केम टू इंडिया फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस, ओके, व्यापार करने के लिए वो इनिशियली आए थे। लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि इंडिया में रह के हम रूल भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ लूप होल्स हमारे सिस्टम में उनको दिखे, ठीक है। जो यूनिटी था उसका, यानी कि इतना जोरदार यूनिटी हमारे किंग्स के बीच में इतना नहीं था, राजा महाराजा लोग एक दूसरे के बीच में यूनिटी नहीं रखते थे बल्कि दुश्मनी रखते थे। और एक जो बोलते हैं ना कि अवेयरनेस लेवल जो होना चाहिए कि ये बाहर की कम्युनिटी है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे रह के आगे जाके शायद वो फैल सकते हैं अपना रूल, यहाँ पे उनका इरादा बहुत ही खराब हो सकता है और अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एक अवेयरनेस लेवल जो होना चाहिए, वो नहीं था। और इसलिए आने वाले समय में ब्रिटिश कम्युनिटी जो है इमीडिएटली आफ्टर देयर अराइवल, ओके, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे बिकेम सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग देयर रूल आल्सो। हालांकि ब्रिटिश कम्युनिटी जो यहाँ पे आई थी, उनका आने का जो एक मैनर था वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर था, ओके। सिस्टमैटिक इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे कि नहीं कोई रैंडमली कोई भी ट्रेडर यहाँ पे आ गया हो शिप भर के अपना माल सामान लेके दूसरे सेलर्स को लेके, जैसे आगे वाली कम्युनिटीज आई थी वैसा नहीं। लेकिन फर्स्टली दे एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD, सो दिस वाज द सिस्टम दैट दे फॉलो, कि वहां की क्वीन जो थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड की एक मेजर कंपनी थी, ईस्ट के देशों में यानी वर्ल्ड जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के देशों में व्यापार करने के लिए व्यापारियों ने ये कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले क्वीन ने उनको परमिशन दिया कि हाँ इंडिया में जाके आप व्यापार कर सकते हो, ओके। एंड दैट परमिशन वाज ग्रांटेड बाय द क्वीन इन द ईयर 1600। यू शुड रिमेंबर दिस ईयर, ये डेट आपको याद रखनी है कि 1600 ये साल में इनको परमिशन मिला यहाँ पे आके व्यापार करने के लिए। और कैप्टन हॉकिंस, ओके, कैप्टन हॉकिंस की आगेवानी में शिप्स जो है इंडिया में आए थे वाटरवे के थ्रू, ओके। लेकिन इनिशियली यहाँ पे आके इंडिया में एंटर होने का उनको सफलता उनको नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। वैसा सुनने के बाद पोर्चुगीज कम्युनिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे थी, उन्होंने उसका बहुत ही विरोध किया था कि ये लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए, अगर यहाँ पे आएंगे तो हमारे साथ उनके क्लैशेस होंगे, तो पूरे देश का जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पब्लिक भी परेशान हो जाएगी। वैसे वैसे एक्सक्यूजेस उनको दिए राजाओं को, और उसकी बदौलत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एंटर होने की परमिशन नहीं मिली, ओके। बट आफ्टर सम टाइम दे अगेन मेड एन एफर्ट टू कम टू इंडिया, ओके। कुछ समय के बाद वो इंडिया में वापस आए और इंडिया में उस वक्त एज अ मुगल एम्परर जहांगीर रूल कर रहे थे, किंग जहांगीर, ठीक है। तो उनको जैसे तैसे करके समझा बुझा के उन्होंने इंडिया में एंटर करने का परमिशन ले लिया, ठीक है। तो इस बार उनको सफलता मिली। किंग जहांगीर, द मुगल एम्परर Jahangir granted them the permission to enter in India and do the trading in India, और इस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए और उनके ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई। और एंटर होने के बाद सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि सूरत में 1613 में उन्होंने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया, ओके। उसके बाद भरूच और अहमदाबाद, ये तीनों एरियाज जो है वो गुजरात में पड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त गुजरात नाम से स्टेट नहीं था। These were the kind of different territories of India, ठीक है। हमारे देश की अलग अलग टेरिटरीज जो कि एक ही हिस्से में पड़ती है, हम ऐसा कह सकते हैं।
तो सूरत, भरूच और अहमदाबाद ये उनके शुरुआत के ट्रेडिंग सेंटर्स थे। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि पोर्चुगीज लोगों के साथ उनका संघर्ष रहता था, उनका क्लैशेस उनके साथ होते रहते थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि जहां पे दूसरी कोई कम्युनिटी व्यापार नहीं कर रही है वहां पे अपना एक्सपांशन करें। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे एक्सपैंडेड दिस टेरिटरीज टू मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास, सेंट जॉर्ज एंड मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं, उस वक्त इस एरिया को, ये सिटी को या टाउन को ब्रिटिशर्स ने सेंट जॉर्ज नाम दिया था। ये नाम खुद ब्रिटिशर्स ने दिया था, बाद में उसका नाम मद्रास हुआ और उसके बाद आज हम उसी एरिया को चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद फोर्ट विलियम, उसको हम कोलकाता कहते हैं, तो ये नाम भी, नाम से ही हमें पता चलता है कि दिस नेम वाज आल्सो गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, फोर्ट विलियम। तो ये सारे एरियाज हैं, यानी कि सूरत, भरूच, अहमदाबाद को छोड़ के मछलीपट्टनम, सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपने ट्रेड को फैलाया और बाद में उन्होंने मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया, ठीक है। यानी ट्रेडिंग करने का उनका जो तरीका था उसमें दो खासियतें थी। सबसे पहली कि एक सिस्टमैटिक ढंग से वो कर रहे थे, ओके। कोई भी ट्रेडर रैंडमली उनको जहां मर्जी चाहे वहां पे वो ट्रेडिंग नहीं करता था, उनका एक यूनिटी था। ये यूनिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ब्रिटिश कम्युनिटी का, और शायद इसीलिए वो यहाँ पे रूल करने में सफल रहे थे। ये बात हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि इन टर्म्स ऑफ द नंबर दे वर लेस, right, but at the same time we should understand that in terms of following the system, एक डिसिप्लिन जो हुआ करता था उनकी सिस्टम में और एक यूनिटी जो हुआ करता था, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए और बाद में रूल करने के लिए भी वो सफल रहे, ओके। सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड। एंड अनदर थिंग इज दैट कि उसके सामने अगर इंडियन किंग्स का अगर देखा जाए तो इतना यूनिटी नहीं था। सभी किंग का एक सेल्फिश पर्पस था कि वो अपने अपने टेरिटरीज का एक्सपेंशन करे सामने वाले दूसरे किंग को हराकर, और एक दूसरे के सामने वो किंग्स जो है वो लड़ते झगड़ते रहते थे। और यही शायद ब्रिटिशर्स ने देखा, दूसरे यूरोपियन कम्युनिटीज ने भी देखा कि यहाँ पे इंडिया में किसी भी किंग्स के बीच में यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का फायदा हम लोग उठा सकते हैं और यहाँ पे हम रूल कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि इस कंडीशन का फायदा उठा के उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड तो वैसे ऑलरेडी थे ही किंग, लेकिन जहां जहां पे भी किंग्स डिवाइडेड नहीं थे, एक दूसरे के मित्र थे, फ्रेंड्स थे, वहां पे उन्होंने ये काम शुरू किया कि जैसे भी हो इनके बीच में दुश्मनी होना चाहिए, अगर वो दुश्मन होंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। And therefore they adopted this policy of divide and rule in India. Okay? तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश कम्युनिटी ने इस तरह से एक्सपेंशन किया and eventually they acquired success, okay, in doing their business. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The French community, okay, हिस्ट्री के मुताबिक फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो इंडिया में आने वाली सबसे लास्ट यूरोपियन कम्युनिटी थी, ओके। वंस अगेन आई रिपीट माय स्टेटमेंट दैट द फ्रेंच कम्युनिटी वाज द लास्ट यूरोपियन कम्युनिटी टू अराइव इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और बिजनेस, ओके। ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और ये फैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1664 was the year when French East India Company was established. ओके, उन्होंने आने के बाद, हालांकि ये कम्युनिटी जो है उनको ब्रिटिश कम्युनिटी की तरह इतना ज्यादा सफलता उनको नहीं मिली, ओके, लेकिन somehow they became successful in establishing their trading centers in Mahe, Karaikal, पौंडीचेरी, जिसका आज का नाम पुडुचेरी है, पहले उसको पौंडीचेरी बोलते थे, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, etc. So these are the trading centers that belong
टू द फ्रेंच कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच कम्युनिटी के आने के बाद इंडिया में यूरोपियन कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस जो है वो बढ़ गए, और पोर्चुगीज कम्युनिटी जो है उन्होंने ये सोचा, वो ब्रिटिश कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के साथ कोई क्लैश में उतरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को कुछ ही ट्रेडिंग सेंटर्स में अपने आप को सीमित कर दिया। दीव, दमन और गोवा, ये 3 ट्रेडिंग सेंटर्स ऐसे थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज कम्युनिटी थी। ब्रिटिश और फ्रेंच कम्युनिटी के क्लैश से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को वहीं पे एस्टैब्लिश कर दिया, बाकी सारे ट्रेडिंग सेंटर्स छोड़ दिए। एज फार एज द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कम्युनिटी इज कंसर्न, तो उनके बीच में क्लैशेस होते रहे। ठीक है, तो खास करके सेंटर्स, ट्रेडिंग सेंटर्स के मामले में ब्रिटिश कम्युनिटी ये चाहती थी कि ये ट्रेडिंग सेंटर सिर्फ हमारा हो, फ्रेंच कम्युनिटी भी वही चाहती थी कि सिर्फ हमारा ये ट्रेडिंग सेंटर होना चाहिए यहाँ पे और कोई नहीं होना चाहिए। As a result of that, there were numerous clashes between the British community and the French community. और आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि in between this 3 मेजर क्लैशेस हैं। ओके, उसमें द मैसूर वॉर्स, उसका नाम ये दिया गया है कि 3 मैसूर वॉर ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे। 1746 से लेकर 1764 तक, ये 17-18 साल का जो ये पीरियड है, उसके बीच में फ्रेंच और ब्रिटिश कम्युनिटी के बीच में 3 बार मैसूर वॉर्स हुए थे। तीनों बार फ्रेंच कम्युनिटी की पराजय हुई। ओके, दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश कम्युनिटी एंड देयरफॉर ये सारे सेंटर्स को छोड़ के ब्रिटिश कम्युनिटी जो है अपने ट्रेनिंग सेंटर को सभी जगह पे एस्टैब्लिश करने में सफल रही। Okay, so at that particular time, in the 18th century, after 1764, the French community established their training centers in these centers only. ठीक है, तो जो ये 4-5 मेजर यूरोपियन कम्युनिटीज हैं, वो इंडिया में आई थी और धीरे धीरे करके अपना ट्रेडिंग जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का कोशिश किया था, और बीच बीच में इनके बीच में क्लैशेस भी हुए थे। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डच कम्युनिटी और डेनिश कम्युनिटी है, उनको ये क्लैशेस में वो ज्यादा टिक नहीं पाए एंड दे हैड टू लीव इंडिया फॉरएवर। इंडिया छोड़ के उनको फॉरएवर जाना पड़ा। हालांकि हिस्ट्री में ये चीज लिखी गई है कि डेनिश कम्युनिटी जो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स है, वहां पे उनके कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स थे, लेकिन अदरवाइज इंडिया का जो मेन लैंड एरिया है वहां से वो लोग चले गए थे। ओके, सो दिस वाज द बिगिनिंग पीरियड और एल्स द काइंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ 100 इयर्स, राइट, कि वो 100-150 साल के बीच में कौन सी यूरोपियन कम्युनिटीज यहाँ पे आई थी और क्या किया था। Now we are going to study about 2 major battles जो कि एक डिसाइसिव फैक्टर्स थे इंडिया में ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, हमने 4-5 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने आपको आगे बताया है कि ब्रिटिश कम्युनिटी जो है उनको सबसे ज्यादा सफलता मिली थी इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए। हम अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे रूल के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश कम्युनिटी को ऐसा दिख गया था कि हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं। They saw some loopholes in the system of India. ओके, तो कौन से वो 2 बैटल थे जो कि डिसाइसिव फैक्टर्स थे, जिससे हमें पता चलता है कि लिटरली ब्रिटिश रूल का कुछ यहाँ से शुरुआत हुई। तो सबसे पहला बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। इट वाज फॉट इन 1757 AD। ओके, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था। ओके, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके और रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन कैप्टन था उस वक्त। ओके, वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर
कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन, जिसको हम बोलते हैं कि कैपिटल जो है इंडिया में, वो चेन्नई था। एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज पोस्टेड इन चेन्नई एट दैट टाइम। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सिराजुद्दौला जो के नवाब बंगाल के थे, और रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त चेन्नई में थे। और ये जो बैटल हुआ था वो बंगाल में हुआ। तो किस तरह से हुआ था? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सिराजुद्दौला वाज अ किंग ऑफ बंगाल। ओके, ही वाज अ काइंड ऑफ इंपल्सिव नेचर। ओके, उनका जो नेचर था वो इंपल्सिव, यानी कि जो जिसको बोलते हैं ना कि जो खुद अपना मनमानी करना चाहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, थोड़ा गुस्से वाला नेचर भी होता है, सामने वाले की ज्यादा सुनते नहीं है, वैसा उनका नेचर था। और उनके समय के दौरान ब्रिटिश ट्रेडर्स ने बंगाल में एक फोर्ट्रेस बनाया था। ओके, सेंट जॉर्ज में, सेंट जॉर्ज यानी कोलकाता, वहां पे अपने ट्रेडिंग सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रक्षण करने के लिए एक फोर्ट्रेस बनाया था। फोर्ट्रेस यानी किला होता है। ओके, कोई बाहर वाला कोई इंसान या अटैकर या तो कोई जो किंग है वो हमला ना करे, उससे बचने के लिए फोर्ट्रेस उन्होंने बनाया था। तो जैसे ही सिराजुद्दौला को उस चीज के बारे में पता चला तो उनको ये हुआ कि बंगाल का नवाब मैं हूं और मेरी परमिशन के बगैर कोई इस तरह से कैसे फोर्ट बना सकता है। तो वो अपने सैनिक लेके गया और इस फोर्ट्रेस के ऊपर हमला कर दिया। ब्रिटिश ट्रेनिंग सेंटर का जो किला था उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, राइट। और उसका जवाब देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव चेन्नई से अपनी सेना लेकर आए बंगाल में उस ट्रेनिंग सेंटर की हेल्प करने के लिए। तो ये युद्ध जो है वो बेसिकली हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में आके इमीडिएटली ये देखा कि हालांकि संख्या के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बड़ी संख्या थी, ओके, सैनिकों की, और नवाब ऑफ बंगाल के पास संख्या छोटी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आर्मी उनकी बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इसको हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको हराने के लिए, नवाब ऑफ बंगाल को हराने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र, इंग्लिश में उसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, ओके, एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी बनाया। ओके, कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति था, मीर जाफर उनका नाम था, और उसके दूसरे एक क्लोज अलाई थे अमीचंद करके, इन दोनों लोगों को एक जैसे बोलते हैं कि रिश्वत देकर रॉबर्ट क्लाइव ने उसको, उन दोनों को अपनी साइड में कर दिया कि आपको सिराजुद्दौला की ओर से लड़ना है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी ओर से लड़ना है। ओके, कहने का मतलब साफ है कि जैसे ही वॉर शुरू होगा तो ऑन द सरफेस यू विल बी फाइटिंग फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ सिराजुद्दौला, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू होता है उस वक्त आप लोग हमारी साइड में हो जाओगे, यानी ब्रिटिशर्स की साइड में हो जाओगे और जानबूझ के वॉर हार जाओगे, ठीक है। और उसके बदले में काफी लालच दी, रिश्वत दी, और मीर जाफर को खास करके ऐसा लालच दी कि अगर ऐसा तुम करोगे और अगर हम लोग जीत जाएंगे तो तुम्हें हम बंगाल का नवाब बनाएंगे। ओके, तो ऑब्वियसली मीर जाफर जो है वो इस लालच में आ गया और युद्ध शुरू होने के बाद तुरंत वो ब्रिटिशर्स की साइड में हो गया, और इस तरह से सिराजुद्दौला जो है वो वॉर हार गए। ये वॉर सिर्फ हाफ डे के लिए चला, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इतना जबरदस्त था कि युद्ध ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकता था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के सेनापति थे, अगर सेनापति ही धोखा देता है अपने किंग को तो वो किंग कैसे जीत सकता है वॉर। तो इस तरह से बहुत ही छोटे समय में, विद इन हाफ डे ओनली, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द वॉर। ब्रिटिशर्स वॉन दिस वॉर, और जैसे उन्होंने वचन दिया था मीर जाफर को, ओके, मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। तो इस तरह से ये प्लासी का युद्ध जो है उसके बारे में हमने बात किया। ओके, साथ ही साथ ये वॉर जीतने के बाद 24 परगना, जो कि बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिले।
दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कि जो लैंड रेवेन्यू जो होता है, जिसको हिंदी में हम लगान बोलते हैं, उसको फार्मर्स के पास से कलेक्ट करने का जो राइट है वो पहले नवाब ऑफ बंगाल के पास था। अब वो राइट ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया, यानी कि बिना कुछ किए उनको सीधा लैंड टैक्स फार्मर्स के पास से ब्रिटिशर्स को मिलने लगा। सो दिस वे दे स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोस्पेरस। उनके पास इंडिया के पैसे आना जो है, पहले तो वो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग करके मेहनत करके पैसे कमाते थे। अब बिना कोई मेहनत किए लगान इकट्ठा करके फार्मर्स के पास से उनको लाइक इनकम आना शुरू हो गई। ओके, 24 Parganas was the largest district of Bengal of that time, और उस वक्त का जो बंगाल है वो बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। हम आज के बंगाल की बात नहीं कर रहे। ओके, वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर कि उस वक्त के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो बांग्लादेश, वो तो बाद में अलग से कंट्री बाद में अलग बना, लेकिन उस वक्त वो इंडिया में था। तो ये जो सारे एरिया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये पूरा एरिया ओके वो बंगाल में ही आता था। सो इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस। इसी एरिया में जब ब्रिटिश रूल जो है उनका जो बोलते हैं कि पकड़ जब आ गई, तो एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, जहां से ब्रिटिश रूल के होने एस्टैब्लिश होने की शुरुआत हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर। इट वाज फॉट इन 1764 AD। उसके यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के कुछ 7 सालों के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ओके, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हम ये जानते हैं कि अब मीर जाफर जो है वो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, लेकिन मीर जाफर और ब्रिटिशर्स के बीच में क्लैशेस होना शुरू हो गए, क्योंकि मीर जाफर को ऐसा लगा कि नवाब होने के बावजूद उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है। लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स तो ज्यादा करके ब्रिटिश लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो वही लोग ले जा रहे हैं। सो ही रियलाइज्ड दैट डिस्पाइट of being a king, he still did not have any kind of income from the people of Bengal. इसलिए ब्रिटिशर्स के सामने उनकी आर्गुमेंट होती रहती थी, क्लैशेस होते रहते थे, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते रहते थे। ठीक है, कि जो भी है मैं किंग हूं यहाँ पे, और लैंड टैक्स जो है उसका जो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हम आपको दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो तो अच्छा है। लेकिन ब्रिटिशर्स इसकी बात में नहीं माने, और इस चीज को देखते हुए उन्होंने उनको लगा कि मीर जाफर हमारे लिए एक खतरा है। ठीक है, तो उसको अपने पद से, राजगद्दी से हटा दिया और उसकी जगह पे, मीर जाफर की जगह पे मीर कासिम को नवाब बनाया। ओके, लेकिन फिर थोड़े ही टाइम में ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि मीर कासिम तो मीर जाफर से भी ज्यादा एम्बिशियस है, उसके साथ तो उनको मीर जाफर से भी ज्यादा क्लैशेस होते थे। तो अगेन दे रिमूव्ड मीर कासिम एंड अगेन दे मेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरी बार मीर जाफर को, मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को उन्होंने नवाब बनाया। लेकिन पहले की तरह जो इश्यूज थे उनके बीच में, ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के बीच में, उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं आया और वो तो चल ही रहे थे। और इस बीच में मीर कासिम, क्योंकि उसको नवाब के पद से हटाया गया था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस चीज का वो बदला जरूर लेंगे। सो इनिशियली आफ्टर द रिमूवल ऑफ मीर कासिम, ओके, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ बीइंग द किंग ऑफ बंगाल, ही वेंट टू नवाब ऑफ अवध। ठीक है, नवाब ऑफ अवध जो उनके फ्रेंड थे वहां पे वो चले गए और ये सारी बात की कि इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल में अपना रूल चला रहे, मुझे हटा दिया है, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो हम मिल के ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। वैसी बात मीर कासिम ने नवाब ऑफ अवध से की। उसी वक्त मुगल एम्परर शाह आलम वो भी नवाब ऑफ अवध को मिलने के लिए आए थे। That was a coincidence.
तो इन शॉर्ट ये तीनों किंग्स के बीच में ऐसा समझौता हुआ मीर कासिम, नवाब अहमद और शाह आलम के बीच में कि चलो हम हमारी तीनों सेनाओं को मिला के अगर ब्रिटिशर्स के सामने बंगाल में लड़ेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा नंबर बहुत बड़ा है, यार हमारे सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है, डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के सामने जीत जाएंगे। ऐसा उन्होंने लॉजिक लगाया और तीनों किंग्स ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके वो ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया और ब्रिटिशर्स द यूनाइटेड आर्मी ऑफ मीर कासिम, नवाब अहमद और शाह वर्सेस द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों के बीच में बक्सर में बैटल हुआ 1764 को, ठीक है। लेकिन somehow the Britishers again won this battle. ये बैटल में यूनाइटेड आर्मी की हार हो गई, ब्रिटिशर्स जीत गए, ओके, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन ज्यादा थी, लेटेस्ट वेपन्स उनके पास थे, ट्रेन्ड आर्मी थी उनके पास, हालांकि इनके पास नंबर्स ज्यादा थे, सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हार गए क्योंकि डिसिप्लिन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं थी, लेटेस्ट वेपन उनके पास नहीं था, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से 3 किंग्स की कंबाइंड आर्मी होने के बावजूद उनकी हार हो गई। तो अगेन द ब्रिटिशर्स वॉन। और इस बैटल के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, पूरे बंगाल में उनको जो दीवानी राइट्स है, लैंड टैक्स कलेक्ट करने का राइट, फॉर दैट मैटर एनी टैक्स, द राइट ऑफ कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉम द पीपल, दे एक्वायर्ड, ठीक है। नवाब कोई होगा वैसा बंगाल का, लेकिन वो वैसा नवाब होगा जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पावर नहीं है। द किंग would have the responsibility without power, whereas the Britishers would have power without any responsibility. ऐसी एक सिचुएशन हो गई कि किंग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पावर नहीं है, और ब्रिटिशर्स के पास पावर है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन हो गई। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो बंगाल में एस्टैब्लिश हो गया, ओके। नवाब रहा लेकिन वो सिर्फ नाम का रहा, और जो आमदनी होती है लोगों के पास से टैक्स के जरिए वो सीधा ब्रिटिशर्स के पास जाने लगी, ओके। सो दिस वाज द मेजर चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के बंगाल की ये जो 2 घटनाएं हैं, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, और ये 2 घटनाएं हमें ये समझाती है कि ब्रिटिश रूल किस तरह से कंसोलिडेट हुआ इंडिया में, ओके। अब इस पॉइंट के बाद ब्रिटिश रूल किस तरह से एक्सपैंड हुआ पूरे भारत में, उसकी चर्चा हम जो है वो आने वाले लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू।